हमने पिछले सेशन में ग्रुप्स और लेजर्स की जानकारी ली थी। इस सेशन में भी हम ग्रुप्स को ही कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे प्रॉपरली टैली में अकाउंट्स में एंट्री करने के लिए ग्रुप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जब भी कोई लेजर क्रिएट करनी होती है तो उसको किसी ना किसी ग्रुप से रिलेट करवाना ज़रूरी रहता है। टैली प्राइम ने काफ़ी सारे ग्रुप्स पहले से बने बनाए आपको दे दिए हैं, जिसमें प्राइमरी और सब ग्रुप के बांटे हुए काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। जैसे कि प्राइमरी ग्रुप में ब्रांच डिवीज़न, कैपिटल अकाउंट, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम इत्यादि। इस तरह से सब ग्रुप्स जो कि असल में प्राइमरी ग्रुप का ही पार्ट है वो भी आपके पास पहले से अवेलेबल हैं। जैसे बैंक अकाउंट्स, बैंक ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स, कैश इन हैंड इत्यादि। अब हम प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे, इनको हर एक ग्रुप की जानकारी लेते हैं ताकि जब हम अपनी लेजर को प्लेस करने लगे तो हम प्रॉपर ग्रुप के साथ ही रिलेट कर पाएँ और हमारे अकाउंट्स प्रॉपरली वर्कआउट कर सकें। मेरे पास पहले से टैली प्राइम का इंटरफेस ओपन है और यहाँ से मैं अपनी सिलेक्टेड कंपनी के अंतर्गत गेटवे ऑफ टैली में हूँ। आप मास्टर्स पे जाएं और क्रिएट पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ मास्टर्स अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ अकाउंटिंग मास्टर्स में आपके पास लेजर्स हैं। यहाँ मैं आपको एग्जांपल दिखा के समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप कौन से ग्रुप में किस लेजर को प्लेस कर सकते हैं, ताकि आपको ये आसान रहे समझना कि कौन से लेजर को किस ग्रुप से रिलेट करना है। तो यहाँ पे यदि मैं किसी भी लेजर का नाम लिखूँ, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे राम कैपिटल ही टाइप कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ किसी न किसी ग्रुप में प्लेस करना है इस अकाउंट को। हालांकि मुझे ये पता है कि राम कैपिटल अकाउंट है तो मुझे कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही यानी कि कैपिटल अकाउंट ग्रुप के साथ ही इसे रिलेट करना है और इसी के अंडर इसे प्लेस करना है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स हैं, तो हम बारी बारी से सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में सबसे ऊपर बैंक अकाउंट्स हैं। बैंक अकाउंट्स में आप अपने कंपनी के करंट अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ देने वाले हैं, जिनके साथ आप अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप ABCD कंपनी के नाम से कोई अकाउंट खुलवाते हैं किसी बैंक में, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी पड़ेगी। यदि आपके एक से अधिक अकाउंट्स हैं तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ताकि आप जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करें उन अकाउंट्स के साथ उनको आप यहाँ पे मेंशन कर पाएँ। जैसे एग्जांपल IDBI का मेरा एक करंट अकाउंट है तो बैंक अकाउंट्स के अंतर्गत आ जाएगा, और SBI के बैंक में भी मेरा एक करंट अकाउंट है तो वो भी बैंक अकाउंट्स के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है बैंक OCC अकाउंट। बैंक OCC का मतलब है बैंक ओपन कैश क्रेडिट। ये एक फैसिलिटी रहती है बैंक के द्वारा स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को एक तरह से ओवरड्राफ्ट दिया जाता है, यानी कि जो लिमिट है उनकी तय की गई है उससे अधिक थोड़े से पैसे वो निकलवा सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चला सकें। तो ये जो फैसिलिटी है बैंक द्वारा फैसिलिटी दी जाती है अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को। इसी तरह से जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बैंक OD का इस्तेमाल कर लेती है, यानी कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स। इसमें बैंक जो लिमिट उनकी रहती है या जो उनका जमा अकाउंट में रहता है पैसा, उससे अधिक पैसा निकालने की सुविधा देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ब्रांच डिवीज़न। जो ब्रांच डिवीज़न है उसका अर्थ ये हुआ आपके पास कि अगर आपकी कंपनी कोई ऐसा बिजनेस करती है जिसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस या काफ़ी सारी डिविजन्स हैं, उनको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ABC कंपनी अगर फार्मास्यूटिकल में काम करती है या कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम करती है तो अलग अलग जगह उनके हार्डवेयर के स्टोर हैं, तो हर एक हार्डवेयर स्टोर को एज अ ब्रांच यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ टैली प्राइम में हम ना केवल अपनी गोडाउन या अपनी ब्रांच की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, बल्कि अपनी बिजनेस की बाकी ब्रांचेस की ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट है। जो आपका बिजनेस ओनर है उनके अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे। जैसे मेरे पास एग्जांपल में राम कैपिटल है, उसका अकाउंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। कैश इन हैंड, आपके पास डिफ़ॉल्ट लेजर जो कैश वाली अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप उसको कैश इन हैंड के साथ ग्रुप में रिलेट कर सकते हैं। एक कैश लेजर पहले से ही आपको टैली के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। इसी तरह से एक प्रॉफिट एंड लॉस लेजर भी पहले से प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन अभी कैश इन हैंड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक पहले से ही लेजर क्रिएटेड रहता है आपकी टैली में कैश के नाम से, जिसमें आप कैश से रिलेटेड एंट्रीज कर सकते हैं। हालांकि आप कैश इन हैंड ग्रुप के अंतर्गत आप जितने चाहे उतने कैश अकाउंट्स को प्रोसेस कर सकते हैं, उतने कैश अकाउंट आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप छोटे मोटे खर्चों के लिए अलग से कोई कैश अकाउंट रखते हैं तो पैटी कैश के रूप में एग्जाम्पल ग्रुप में बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करंट एसेट्स। वे सभी एसेट्स जो अगले 1 साल के अंतर्गत बेची जा सकती हैं या उनका प्रयोग किया जा सकता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस में या बिजनेस प्रोसेस में, तो उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स में मुख्यतः 6 सब ग्रुप पहले से शामिल रहते हैं, जैसे स्टॉक इन हैंड, डिपॉजिट्स जो कि एसेट्स के डिपॉजिट रहते हैं, जिनको मैं अभी जानकारी आगे आने वाले सेशन में दूंगा, लोन्स एंड एडवांसेस जो कि एसेट्स से रिलेटेड हो, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स और सन्डी डेटर्स।
ध्यान रखिएगा ये जो 6 सब ग्रुप्स रहते हैं ये करंट एसेट्स के अंतर्गत आते हैं और हमेशा ये इंपॉर्टेंट रहता है कि जब भी कोई लेज़र क्रिएट की जाए तो उसे प्रॉपर ग्रुप में प्लेस किया जाए और अगर पहले से उसका सब ग्रुप है तो ट्राई करें पहले उसे सब ग्रुप में प्लेस करें ताकि आपके अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन समराइज होकर आपको मिल जाए। जैसे एग्जांपल सन्ड्री डेटर्स जो कि करंट एसेट्स का ही एक पार्ट है, लेकिन आप किसी सन्ड्री डेटर्स की एंट्री करते वक्त उसे सन्ड्री डेटर के अंतर्गत उस लेज़र को प्लेस करेंगे, ना कि करंट एसेट्स के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है वो है करंट लाइबिलिटीज़ के रूप में। करंट लाइबिलिटीज़ भी हमें विद इन अ ईयर अगले एक साल के अंतर्गत हमें इन्हें सेटल करना रहता है। करंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास 3 तरह के सब ग्रुप पहले से शामिल हैं, जैसे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो हम लोग टैक्स देना चाहते हैं जैसे GST, प्रोविजंस अगर आप कोई प्रोविज़न बिजनेस के लिए करते हैं तो आप यहाँ प्लेस करते हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत प्लेस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 सब ग्रुप के अंतर्गत आप एंट्री कर सकते हैं। अगर कोई लेज़र आप क्रिएट करना चाहते हैं और वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत आता है तो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत उसे बनाएं, ना कि करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत। तो आप इस तरह से उसे प्लेस करें सब ग्रुप के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे पास डिपॉजिट एसेट्स हैं। हमें बिजनेस करते समय कई बार सपोज करें हमें कोई रेंटल बिल्डिंग लिया है, हमने उसके लिए कुछ डिपॉजिट किया है, कोई टेलीफोन कनेक्शन लिया है उसके लिए कुछ एडवांस डिपॉजिट किया हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक मीटर आपने लगवाया है उसके लिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को डिपॉजिट किया है। इस तरह के डिपॉजिट हमारे डिपॉजिट एसेट्स के अंतर्गत आते हैं और ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसिव डायरेक्ट। ध्यान रखिएगा एक ही टर्म को डिनोट करते हैं दोनों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस डायरेक्ट। अकाउंट्स में वे सभी एक्सपेंसेस जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे सभी के सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस डायरेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप वेजेस अकाउंट को प्रयोग करते हैं, अनलोडिंग चार्जेस का लेज़र बनाते हैं, कैरिज इन्वर्ट का लेज़र बनाते हैं, सभी के सभी लेज़र्स हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस डायरेक्ट के अंतर्गत आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट इनकम या इनकम डायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम या इनकम डायरेक्ट वे सभी इनकम जो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को निर्धारित करते हैं वे सभी डायरेक्ट इनकम या इनकम डायरेक्ट में आते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग के अकाउंट के अंतर्गत आने वाली इनकम्स को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट इनकम या इनकम डायरेक्ट के साथ। जैसे अगर आप सेल का कोई स्क्रैप आप बेचते हैं या आप सेल में प्रयोग किए जाने वाले गनी बैग्स जो बच जाते हैं उनको बेचते हैं तो वो एक तरह से आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाती है। उनके लिए आप लेज़र्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगला जो ग्रुप हमारे पास है ड्यूटीज़ और टैक्सेस के रूप में। हम जब भी कोई सेल या परचेस करेंगे तो उस पर कुछ टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना है या उनसे कुछ वापस इनपुट क्रेडिट लेना है। ऐसे सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप का प्रयोग करने वाले हैं। इसमें वे सभी टैक्सेस की इंफॉर्मेशन आ जाती है जो हम अपनी सेल परचेज में प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो जैसे वैट का प्रयोग हो सकता है वहाँ पे, या जैसे GST के जितने भी टैक्सेस हैं वे सभी के सभी इस ग्रुप के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, जिनको हम आने वाले एग्जाम्पल में देखेंगे भी। ड्यूटीज़ टैक्सेस जो ग्रुप रहता है इसके जो बैलेंसेस दिखाई देते हैं वो हमें बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास ड्यू बैलेंस है या हमारा प्रीपेड बैलेंस है, दोनों तरफ से वहाँ पे दिखाया जाएगा हमारे पास ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सेगमेंट या ग्रुप के अंतर्गत।